जी, तो आज की वीडियो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रिलेटेड है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो सैप प्रोवाइड करता है वो दो मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है। वन इज़ सेल्स अपॉर्चुनिटी एंड अदर वन इज़ सर्विस मॉड्यूल। तो वन बाय वन करके हम देख लेंगे। बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है कि सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके कस्टमर से जैसे इनिशियल आपका कांटेक्ट होता है, इनिशियल आपके साथ उसके साथ मीटिंग्स होती हैं, डीलिंग हो रही होती हैं, तो उसके साथ जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या जो भी आपकी उसके साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चांसेस कितने हैं उसकी कन्वर्जन होने के फुली कस्टमर में, उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। कुछ पार्ट हमने सेल्स के अपने मॉड्यूल में देख लिया था जिसमें हमने ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया था। ये भी आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट था कि वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि एक कस्टमर के साथ आपने फ्यूचर में कितनी ट्रांजैक्शंस करनी है, मॉनेटरी टर्म्स में कितना होगा, उसको प्राइस क्या असाइन करनी है। इसी तरह सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आपकी जब इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अपने किसी भी पोटेंशियल कस्टमर के साथ। पोटेंशियल कस्टमर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके साथ जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कई कंपनीज़ के, तो वो उन पे दो दो मंथ एक एक मंथ क्लाइंट के साथ डीलिंग होती है, उसके बाद जाके फाइनल होता है आपका कस्टमर। आप सैप की इंस्टॉलेशन को ही ले लो कि सैप की जब इंस्टॉलेशन का मीन्स कि जब फाइनल होता है आपका कस्टमर, तो उससे पहले उसके साथ कई दफ़ा मीटिंग्स हो रही होती हैं। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि कैसे कस्टमाइज़ करोगे, मुझे ये चाहिए। टीम जाती है जो सैप की तरफ से कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वो बैठ के सारी उसके प्रोसेस फ़्लो बनाते हैं, फिर उसको बताते हैं हम आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली सैप की जो कस्टमाइजेशन करके देंगे, या सैप कैसे फिट इन होता है आपकी जो करंट जो भी आपकी बिज़नेस नीड्स हैं। तो इस तरह वो सारी मीटिंग्स करते हुए काफ़ी टाइम लेता है। तो उस दौरान अगर आपने अगर एक कस्टमर है तो आपको पता है कि एक कस्टमर के साथ आपकी ये डीलिंग हो रही है, इतने चांसेस हैं। इस फेज़ पे हम मीटिंग वन है, मीटिंग टू है, या अभी उसको हमने फाइनल मीटिंग करनी है, अभी उसने ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कि आपको एक आइडिया होता है। लेकिन आपके पास अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हों, जो कि एक्चुअल में होता है रियल लाइफ में, अगर बड़ी कंपनीज़ हैं तो वो उनके पास एट अ टाइम बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, और उनको ट्रैक करना कि कौन सा कस्टमर किस फेज़ पे है आपके अभी फाइनल कस्टमर बनने तक के लिए, तो उसमें आप फिर उनको आप सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू जज कर सकते हो। तो बेसिकली सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है, जस्ट आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। जो जो आपके साथ कस्टमर के साथ आपकी डीलिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में कन्वर्सेशन क्या हो रही है, या इनिशियली ये जो विंडो आप देख रहे हो इसको आप देख सकते हो जैसे ब्लैंकेट एग्रीमेंट के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे हम वहाँ पे हमने पोटेंशियल अमाउंट लिखी थी, प्रिडिक्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, किस तरीके से हम उसको प्राइस चार्ज करेंगे, एट्सेट्रा। तो एक दफ़ा इस ऑप्शन में या इस विंडो में आने से पहले आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इसकी चीज़ें सेट करनी होती हैं। जैसे कि मैं ऑलवेज़ बताता हूँ, हर मॉड्यूल का आपने जाके पहले एडमिन में से जाके कुछ सेटिंग्स करनी होती है। यू नेम इट, जो भी मॉड्यूल मैंने किया, चाहे वो फिक्स एसेट्स का है, बजटिंग का है, कोई भी जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनकी आपको एडमिन से जाके इनिशियल सेटिंग्स ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ का बताऊं तो यहाँ पे मैं अपने स्टेजेस सेट कर सकता हूँ। जो भी कस्टमर के साथ मेरा स्टेज चल रहा है, अभी इनिशियल मीटिंग मेरी चल रही है, तो मेरा इनिशियल स्टेज है लीड का। लीड का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंशियल कस्टमर होगा आपका, कि अब अभी उससे बात चल रही है, मे बी आपका वो कस्टमर बन जाए। लेकिन इसमें आप यहाँ पे परसेंटेज देखो, क्लोजिंग परसेंटेज 6% रखी हुई है, यानी कि जो भी हमें 100 में से ये है कि 6% चांसेस हैं कि वो हमारा कस्टमर बनेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल, यानी कि उसने आपको जस्ट क्यूरी डाली है, फ़ोन किया या ईमेल किया है कि आई एम इंटरेस्टेड, कि मुझे अपनी आप कोट करें या जो भी मेरे साथ आप मीटिंग फ़िक्स करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको लीड बताते हो। अब आपकी ये पहला स्टेज हो गया। दूसरे में जैसे ही आप उसके साथ जाके मीटिंग करके आते हो तो आपका सेकंड स्टेज होता है, और अगर वो अच्छी मीटिंग जाती है या तो वो वहीं पे आपका कस्टमर क्लोज हो जाएगा, सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपकी क्लोज हो जाएंगी। अगर
ये वो केस है तो यहाँ पे वो आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ आपने क्लोज करनी है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, सेकंड मीटिंग अगर आपकी सक्सेसफुल रहती है तो वापस आके आप अपनी जो भी सेकंड यहाँ पे टीयर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे स्टेज उसको अगर आपने असाइन करना है तो आप स्टेज वहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेज उसको असाइन कर देना कि हमारी इसके साथ फर्स्ट मीटिंग का स्टेज आया। तो फर्स्ट मीटिंग में नेचुरली आपकी जो परसेंटेज है वो भी क्या कहते हैं इसको, आपका वो बढ़ा देगा। लेट से 15% हो जाए, 20% हो जाए, इसी तरह सेकंड मीटिंग पे ये बढ़ती जाएगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके मैनेजर हैं, ओनर है, वो कोई भी स्टेटस देखेगा ना सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ की रिपोर्ट में जाके, तो वो कहेगा अच्छा फ़लाँ कस्टमर के साथ हमारी ये प्रोग्रेस है जी, 20% पे हमारा कस्टमर खड़ा हुआ। अच्छा, इस कस्टमर के साथ ये सेल्स अपॉर्चुनिटी हमारे पास लॉस्ट हो गई है, 6% पे ही क्लोज़ है। अच्छा, ये कस्टमर हमारा फाइनल कस्टमर बनने जा रहा है, इसकी 95%, यानी कि उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर पे भी 95% होता है क्योंकि 100 नहीं हो सकता। 95 पे भी आपका अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर दे तो फिर भी आप तो 100 नहीं रख सकते, 95%। जब उसको सेल ऑर्डर करके हमें उसको जब डिलीवरी करेंगे तो वो हम उसको, बहरहाल स्टेज की जो सेटिंग है वो अब हमारा सीखना काम, कि ये जो हमने स्टेजेस बनाना है ये कैसे बनाना है। ये मैं आपको अगर बताऊं कि अगर कोई पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ से उसको स्टेजेस सेट कर सकते हो, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, कोटेशन, जो भी आपके स्टेजेस हैं। और दूसरा, उन स्टेजेस के साथ जो क्लोजिंग परसेंटेज है, जैसे लीड की मैंने आपको बताया तो 6% है। फर्स्ट मीटिंग की जो स्टेज है वो आप उस पर क्लोजिंग परसेंटेज 20% है। क्लोजिंग का समझ रहे हैं ना, मतलब कि आपके चांसेस क्या हैं उसकी फ़ाइनल कस्टमर बनने की। सेकंड मीटिंग में फिर बढ़ते जाएंगे आपके पास, जूं जूं आपके पास वो आता जाएगा आपकी इंक्रीज़ हो जाएगा, और फाइनल ऑर्डर पे ये 95% पे हो जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं सिस्टम में, लेकिन आपके सिस्टम में आपको स्टेजेस भी और आपको क्लोजिंग परसेंटेज भी, ये दोनों डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। उसके साथ अगर आपने पार्टनर असाइन करना है इस बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से मुराद है मे बी आपके जो एजेंसी सर्विसेज आप कहीं से ले रहे हों, कोई थर्ड पार्टी बीच में आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, होता है ना, बहुत सारे मार्केट में ऐसे बैठे होते हैं जो आपको, आप उनको बताते हो, वो आपको क्लाइंट लेके आते हैं, आपके लिए कस्टमर लेके आते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि ये हमारे पार्टनर्स हैं। ठीक है जी। तो अगर पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ से पार्टनर्स भी उसको बता सकते हो कि हमारे जो काम कर रहे हैं इसमें ये पार्टनर्स हैं, बट वो भी आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। यहाँ से तो डिफ़ाइन हुआ है लेकिन वो भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, उसी कस्टमर पे अगर आपका कोई साथ में कंपेटिटर्स काम कर रहा है, ठीक है जी, जैसे अब सैप की कंसल्टेंसी है, एक नहीं बहुत सारी फर्म्स हैं, तो अगर उसने आपको भी, मोस्टली तो ये होता है ना कि जब इनिशियली मैं भी कोई चीज़ परचेज़ करना चाहूँगा स्मॉलेस्ट भी, तो मैं मार्केट विज़िट तो करूँगा, मुख्तलिफ कोटेशन तो लूँगा। इसी तरह लोग भी जब सैप को एक्वायर करते हैं या कोई भी और प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ करना होता है, तो उसके लिए वो नंबर ऑफ़ अपने वेंडर्स से या मार्केट विज़िट करते हैं, तो वहाँ से उनको मुख्तलिफ कोटेशंस आती हैं। तो फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे जो भी रीज़नेबल सूटेबल जो भी उसे लगे वो उसको ऑर्डर प्लेस करेगा। तो आपको पता है कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से होंगे, पॉसिबली उसने और किस किस को आपको आपके साथ वो कोटेशन ले रहा होगा, आपका उसके साथ क्या कंपटीशन क्या है। तो यहाँ से आप उसको बता सकते हो कि फ़लाँ जी फर्म है, इसका थ्रेट लेवल कितना है जी, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि जी बहुत ही कंपेटिटर है तो हाई है, वो आपका थ्रेट लेवल होगा। अगर आपको पता है कि यार प्रीवियसली भी जब मेरे ये कंपटीशन में आया था तो मैंने प्रोजेक्ट विन कर लिया था, तो ये बहुत लो किस्म का है या मीडियम का है, तो हमेशा कभी भी अपने जो भी होते हैं कंपेटिटर्स उनको इतना लो नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से बिल्कुल लो कर देते हो तो मे बी आप अपनी एफ़र्ट्स कम करो। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर में या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या मार्केट में उनकी क्या गुडविल है, या उसका क्या मार्केट कैप्चर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, स्टेजेस, पार्टनर और कंपेटिटर्स, ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि ये चीज़ आपको जाके डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। अगर ये डिफ़ाइन कर लेते हो तो फिर तो बस डाटा इनपुट है, जैसे जैसे आप मीटिंग करते आ रहे हो आप जाके उनके साथ ये चीज़ें आके आपका जो भी स्टाफ है वो प्रोसेस कर लेगा। तो एक यही इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ में कि हमने स्टेजेस भी, हमने पार्टनर भी, हमने और क्लोजिंग परसेंटेज वगैरह और कंपेटिटर वगैरह सेट करना। तो मैं आपको वे बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ,
सेटअप में जाओ, यहाँ से सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, एडमन, सेटअप्स और सेल अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ से वो तीनों चीज़ें जी, सेल स्टेजेस, पार्टनर और कंपेटिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपने वो एजेंसी का रिलेशनशिप आपका किसी पार्टनर के साथ है तो वो भी यहाँ से आप उसको दे सकते हो। तो खैर सबसे पहले आपका सेल स्टेजेस है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप जब ओपन करोगे तो मे बी आपके पास कोई एक भी स्टेज ना हो, तो उसको बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। जस्ट आप इस विंडो को फॉलो कर लो। अगर हर कंपनी का अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मुख्तलिफ स्टेजेस सेट करना चाह रहा है तो आप उसको अपनी अकॉर्डिंगली बनाओ। ठीक है जी। तो जैसे कि ये पहले पे लीड है, स्टेज नंबर 1 मैंने रखा है, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, चेंज कर दूँ इसको मैं। क्लोजिंग परसेंटेज यहाँ से मैं एडिट, जो आप देख रहे थे ना, मैं लीड ओपन करता था तो परसेंटेज 6 आ जाती थी, फर्स्ट मीटिंग करता था तो 20, तो वो मैंने यहाँ पे पहले सेटअप किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि यार आर्डर की 90 नहीं, 95 नहीं, 90% होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप कोई और ऐड करना चाह रहे हो, ABCD जो भी आपका डिफरेंट स्टेज है आप समझते हो उसमें, तो आप उसको स्टेज असाइन कर दो कि जी ये मेरा स्टेज है और मैं इसको जी 95%, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए ये ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें आपने एडिट भी कर सकते हो, नया आपका तो खैर होगा नहीं, तो आपने उसको नया ऐड ही करना। तो बिल्कुल आसान सा है कि आप कैसे अपनी स्टेजेस को सेट करते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जाके करना। सेकेंडली पार्टनर्स हैं जी। पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कोई एजेंसी रिलेशनशिप में किसी के साथ, कोई आपको कस्टमर ला के दे रहा है तो आप उनको ले सकते हो सकता है कि आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कस्टमर था, आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और वो इतना सेटिस्फाइड हुआ है कि फ्यूचर में होता ही यही है कि वो किसी और कस्टमर को आपके पास लेके आ गए, तो वो भी आपका पार्टनर बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आप उसको कमीशन दे रहे हो, ये उस केस में नहीं है। ये बेसिकली आप सिर्फ रेफरेंस रख रहे हो कि ये जो कस्टमर मेरे पास आया है या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई है, ये किस पार्टनर थ्रू हो के आया है। हो सकता है कि वो आपका मार्केट से आपका कोई एक थर्ड पार्टी हो सकता है आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो रिलेटेड बिजनेस पार्टनर में आप उसको लगा सकते हो यहाँ से कि जी मेरा ये जो कस्टमर आ रहा है, ये AD टेक्नोलॉजीज़ को मैंने सर्विस प्रोवाइड की थी, दे आर सो मच सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, तो उन्होंने क्या किया है कि नया कस्टमर हमको रेफ़र कर दिया। तो अगर इसके अलावा कोई पार्टनर है तो यहाँ से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। तो होपफुली पार्टनर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ से रिलेशनशिप आप जैसे मैंने वहाँ पे दिया है, यहाँ पे पार्टनर्स के साथ आके आप उनको रिलेशनशिप भी बता सकते हो कि कौन सा रिलेशनशिप है आपके उसके साथ, एजेंसी का है या नॉर्मल कस्टमर है, कुछ भी है। तो डिफ़ाइन करना कैसे डिफ़ाइन करोगे, यहाँ पे जो लिखना है ये तो मैंने ऐसे ही स्टूपिड सा लिख दिया सेल्स का। आपने क्या करना है, आपने ये रिलेशनशिप में आना है और यहाँ से आप बताओगे जी मेरे पास ये नॉर्मल जो भी बिज़नेस कस्टमर है मेरा, ये वो वाला, इसके साथ मेरा रिलेशन है, जो पार्टनर की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस कस्टमर है मेरा। ठीक है जी, इसको अपडेट कर दो, ओके कर दो, दोबारा पार्टनर में जाओ, इसको बोलो कि ये मेरा नॉर्मल बिजनेस कस्टमर है, तो ये आप इसको अपडेट कर दोगे। तो रिलेशनशिप भी आ गया, पार्टनर्स भी और सेल्स स्टेजेस भी। ठीक है, तीनों। कंपेटिटर्स बहुत आसान, अगर आप बताते हो कि जी मेरी कंपेटिटर्स इसके अलावा कौन सा है, तो आप कहोगे जी मेरा कंपेटिटर है इसमें PwC। थ्रेट इसमें क्या है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, डिटेल्स बताना चाहो कि क्यों हाई है तो बताओ, उनके पास मार्केट कैप्चर ज़्यादा है या कुछ भी एट्सेट्रा, जो भी वो करना चाह रहे हैं यहाँ आके उसको करा सकते हो। तो ये बेसिकली सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ के आपने चारों सेक्शन में देख लिया जो आपको अंडरस्टैंड करना है बिफोर आप कोई सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ में सेल अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो। ठीक है जी। तो अगर मैं बस एक जल्दी से आपको एक नॉर्मल सी एक बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प की हम ऐसे करते हैं, ये कस्टमर ले लिया हमने और लेट से हमने इसके साथ जो भी इन्वाइसेस वगैरह करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन्वाइसेस टोटल अमाउंट इन्वाइस्ड, अगर यहाँ पे जैसे ही मैं फ्यूचर में उसके साथ डीलिंग करूँगा तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी कि मेरी इसके साथ क्या क्या अमाउंट है। बाकी ये जो डाटा है ये बिज़नेस पार्टनर से वो उठाएगा। अगर नेम देना चाह रहे हो उसको कोई भी अपने तरह का नेम दे रहे हो, इनिशियली वो 6% पे दिखाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लोजिंग इन नंबर ऑफ डेज़ के कितने में आपको लगता है कि यार ये मेरी लीड, या तो क्लोजिंग का ये मतलब नहीं है कि वो आपका मीन्स के कस्टमर ही बन जाएगा, मीन्स क्लोज हो जाए, या मे बी विन या लॉस दोनों केसेस में आपका हो सकता है।
तो अगर मैं उसको आज की डेट्स के वो आगे मैं उसको जैसे स्टार्ट डेट आज की है तो उस आगे 60 डेज़ में वो 25 जनवरी रख रहा है, ठीक है। पोटेंशियल अमाउंट उसके साथ मेरी क्या अमाउंट होगी जी, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ 100,000 का, मैं उसको 100,000 लिखा है, 10,000 है, तो इसके साथ मैं 100,000 की क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस का मुझे है, ठीक है जी। तो वेटेड जो इसकी अमाउंट है वो 6,000 आ रही है। ये 6,000 कैसे आया? ये 6,000 ये है कि पोटेंशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द स्टेज क्लोजिंग परसेंटेज। तो 100,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, तो आपका ये 6,000 आ जाए, ठीक है जी। अगर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना चाहो कि जी मेरा इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, उस हिसाब से वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेगा 30% के ला के। लेवल ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको लग रहा है कि यार उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है, तो वो भी यहाँ से हाई है, एक्सट्रीमली लो है, जो भी किसकी किस्म का आता है वो आप बता सकते हो, उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता सकते हो। तो मीन्स के जो भी रिटर्न आप चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहे हो आप बता सकते हो। जर्नल में अगर मैं जाऊँ तो बिज़नेस पार्टनर चैनल कोड है। अगर आपने इसको जनरली कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, कोई सर्टन प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहा है बिज़नेस पार्टनर चैनल, बेसिकली हम बिज़नेस पार्टनर के मॉड्यूल में भी हमने देखा था कि बिज़नेस पार्टनर के जो भी चैनल के थ्रू आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, आप उसका रेफरेंस साइन सिमिलर फॉर जो आपने पार्टनर्स डिफाइन किया है तो उस किस चैनल्स के थ्रू आ रहा है। स्टेज अभी तक 6% है जी, 100,000 उसकी पोटेंशियल अमाउंट है, वेट उसका वेटेड अमाउंट है 6,000। जो भी आपकी ग्रॉस अमाउंट है ये, उस पर जो भी परसेंटेज क्लोजिंग लगेगी वो 6% आपका 6,000 हो जाएगी। अब आपकी एक तो स्टेज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट स्टेज में अब जैसे मैं बताऊं कि अगर नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी आपकी कि एक उसके साथ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद आप कह रहे हो कि सॉरी लीड हुई, लीड उसने कॉल की, उसके बाद अगर आप फर्स्ट मीटिंग उससे कॉल करने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपने जो ऐड करनी है, इसको आप अगर ऐड करते हो आपका कस्टमर के साथ पहली जो स्टेज थी वो क्लियर होगी, ठीक है जी। आपने क्रिएट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ स्टेज 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हो तो आपने आके यहाँ से ऐड रो करना है, और ऐड रो करने के बाद यहाँ से आप अब नेक्स्ट कोई अपना बना सकते, जैसे कि मेरी फ़र्स्ट मीटिंग है तो जो वहाँ से मैंने जो 20% रखा था उस हिसाब से आप देखो बाकी फिगर्स भी चेंज होना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे, जैसे ऑर्डर है तो मैंने 90% कर दिया था तो उस हिसाब से ये होगा, जैसे मैंने ABCD को 95% कर दिया था, तो इस तरह से आपका वो भी स्टेजेस भी आप सेट कर सकते हो। पार्टनर में आपको पता है आपका पार्टनर जो भी होगा, मैंने ये रखा हुआ था नाम, आप अपना कोई दे सकते हो। रिलेशनशिप मैंने नॉर्मल बिजनेस पार्टनर और ये उसके साथ गया। कंपेटिटर्स में PWC मैंने रखा हुआ था, थ्रेट लेवल हाई आ जाएगा, रिमार्क्स अगर आपने देना है तो ये सारी चीज़ें करके आप इसको जैसे जैसे आप उसके साथ काम करते जाते हो आप ये चीज़ें बनाते जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमने ये सीखा कि स्टेजेस, क्लोजिंग परसेंटेज, पार्टनर, कंपेटिटर्स और फिर सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ हमने बनानी कैसे है। रिपोर्ट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन 2-3 अहम मैं रिपोर्ट्स आपको बता देता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। फोरकास्ट रिपोर्ट होती है, अगर आपने सारी डाटा बताए हुए हैं कि यार ये लीड पे है तो आपको वो सर्टन बता देगा कि इस जैसे वो 6% पे आपको 6,000 बता रहा था ना, 20 पे 20,000, तो उसी बेसिस पे वो सारी आपको बता देगा कि आपकी क्या सिचुएशन है और कहाँ कहाँ आपका जैसे ये डाटा है वो आपको बताएगा किस स्टेज पे है, लास्ट स्टेज अभी आपने कौन सी एंटर की है, उसकी अमाउंट, उसकी वेटेड अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, और इसी तरीके से वो अगर सेल्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड भी आपको मुख्तलिफ अटैच कर देगा, ठीक है जी। अभी जो हमने क्रिएट किया है तो उसकी रिपोर्ट वो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज लीड में अभी क्लोजिंग परसेंटेज 6 है और 6,000 उसकी है। तो मैं वेटेड अमाउंट ये देख रहा हूँ, बेसिकली फोर कॉस्ट ही है फ्यूचर की जो भी हमारी अजम्पशंस हैं उसकी बेसिस पे। ओवर टाइम की मंथ की बेस पे मैं टाइम इसका देख लूँगा कि किस बेस पे किस मंथ में कितने मुझे ओपन है, लॉस्ट है। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। वैसे आपने कोई भी अपनी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन करनी है अपनी सेल्स टीम की तो आप देख सकते हो कि मंथ 1 में मेरे पास ओपन इतनी पड़ी है, टोटल अभी ओपन ये हैं यानी कि जिन पे काम हो रहा है, और टोटल की टोटल मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। दूसरे मंथ में क्या हुआ, टोटल ओपन इतनी है, सिर्फ मैंने एक जीती है, 2 अभी मेरे पास लॉस्ट है
और 3 अभी हमारे पास क्लोज हो चुकी हैं उनका डाटा, ठीक है जी। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स का जिक्र कर सकते हो। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट देख रहा था वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टैटिस्टिक रिपोर्ट अगर मैं देखूँ तो ये भी बेसिकली आपको एक टोटल ओवरव्यू दे रहा है। बेसिकली ये तीनों रिपोर्ट्स एक ही हैं, डिफरेंट फ़िल्टर लगा के। कोई डेट का फ़िल्टर है, कोई मंथ का फ़िल्टर है, कोई कस्टमर का फ़िल्टर है, ठीक है। इसी तरह स्टैटिस्टिक की वो रिपोर्ट आपको मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स के साथ बताई जा रही है। अपॉर्चुनिटीज़ रिपोर्ट फिर वही है आपकी, या अब ये अपॉर्चुनिटीज़ वाइज जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, ठीक है, उनको एक एक करके वो अलग-अलग से लाइन अप करके आपको बताई जा रहा है, ठीक है। यानी कि डाटा वही है, जस्ट वो डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट। जी, इसके बाद है स्टेज एनालिसिस। स्टेज एनालिसिस एक अच्छी रिपोर्ट है जिसमें आप बेसिकली सेल्स एम्प्लॉई वाइज स्टेज एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉई इस टाइम कौन से स्टेज पे डिफरेंट क्लाइंट पे पहुंचा है, ठीक है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन बेसिकली हो सकता है और डिफरेंट फ़िल्टर आप लगा सकते हो। यहाँ पे मेरे पास जो सेल्स एम्प्लॉई बने हुए हैं, यहाँ पे वो ऊपर है और नीचे इस आपके पास जो वाई एक्सिस है इसमें आपके स्टेजेस गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो कि लीड पे लेट से मैं बॉस्विक की देखूँ कि 5 हैं लीड की स्टेज पे, फर्स्ट मीटिंग में 4 हैं और 2 हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि वो नए काम कर रहा है 5 पे। इसी तरह मैं देख सकता हूँ इसके पास 12 हैं, इसके पास 8 हैं और इसके पास 28 हैं। तो किसी की भी मतलब ये तो 20 टोटल हो गया ना। तो इसके बाद किसी भी आपने सेल्स एम्प्लॉई वाइज स्टेज का एनालिसिस करना हो तो ये आपकी स्टेज एनालिसिस रिपोर्ट आपकी इसमें हेल्पफुल होती है, ठीक। सेम फॉर लॉस अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने कोई लॉस की हैं तो उसकी डिटेल बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटी नंबर है, ये कस्टमर था और किस स्टेज पे आके वो क्लोज़ हुआ है आपके। तो क्लोजिंग परसेंटेज 20 तो ठीक है, 20 तो ठीक है। बाकी अब जैसे मैं ओनर हूँ तो मैं देखूँगा कि यार इतनी, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज लगते हैं ना, सेल्स का भी, आने जाने के एक्सपेंसेस वगैरह वो भी आपके सारी चीज़ें लगती हैं उसमें। तो चलो 20 तो इनिशियल स्टेजेस पे आके वो क्लोज़ हो रहा है, लेकिन 60 और 80 60 ये तो बिल्कुल लास्ट में जाके हमारे हैं। तो इसकी तो हमें वो नहीं होनी चाहिए थी जो जो भी क्लोजिंग। तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे पता है कि यार चलो फर्स्ट मीटिंग में तो क्लोज़ हो जाता है। नेगोशिएशन लेवल पे जो इतने हुए हैं और कोटेशन लेवल पे इतने, कोटेशन तो समझें कि बिल्कुल एंड आपका कस्टमर बन के फिर निकल गया। तो मैं भी जो भी राइट एक्शन है यहाँ पे देख सकता हूँ अपनी टीम को बुला के कि क्यों हम कस्टमर बिल्कुल गेन करके फिर लॉस कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। फिर इंडिविजुअली जैसे अब मैं जिस लॉगिन में हूँ, मैं अपनी लॉगिन में देखूँगा कि मेरे पास कौन से ओपन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन सी क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर मुझे कोई असाइन की हैं। फ़िलहाल मैनेजर है, मैं सेल्स एम्प्लॉय हूँ नहीं, तो मुझे तो अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिलेंगी नहीं क्योंकि मैं तो एक अकाउंट्स मैनेजर की पोजीशन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे सेल से रिलेटेड नहीं है। तो माई का मतलब ये होगा कि जो भी लॉगिन होगा उसको जो असाइन की होंगी वो अपनी देख सकता है। पाइपलाइन एक अच्छी रिपोर्ट है, बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है वही समरी है जैसे आप कई रिपोर्ट्स में देख सकते हो। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया ना, रिपोर्ट्स एक दो से ही आपको सारा आइडिया हो सकता है, उसको देखने का तरीका अलग है। जैसे किसी में वो आपको ग्राफ बता देता है, सेल एम्प्लॉई वाइज बता रहा है, मंथ वाइज बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बता रहा है। तो इसमें भी आपको स्टेज वाइज ये बता, देखो ये स्टेज है लीड का, इसमें बता रहा है एक्सपेक्टेड टोटल आपके पास 152,000 का है, क्लोजिंग परसेंटेज है 5.40 और वेटेड 8370 है। इसी तरह अभी पाइपलाइन में, आप पाइपलाइन में वही होती है ना कि जो अभी चीज़ें आप पे जिस पे आप काम कर रहे हो फ्यूचर में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट मीटिंग का ये एरिया है, इस पे आप अगर कर्सर रखो तो इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह जितने भी एरियाज़ हैं आप उस पर कर्सर रखोगे तो उसकी जो भी डिटेल है जो नीचे शो हो रही है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पाइपलाइन की रिपोर्ट थी। तो दिस इज़ इट फॉर सेल्स अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली आपको अब इसमें समझ आया होगा। सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ में आपने बेसिकली किसी भी कस्टमर्स, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनके साथ इनिशियली जो भी आपकी हो रही होती है उसको आप अकाउंट फॉर कर रहे होते हो, रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे एवेल्यूएट कर सकते हो कि किस कस्टमर के साथ हम किस पोजीशन पे हैं और क्या चांसेस हैं उसके कन्वर्जन में, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी विन लॉस हुई है तो उसमें भी जो जो आपको ग्रे एरियाज फाइंड होते हैं वो भी आप स्पॉट कर सको, या एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हो सेल एम्प्लॉयज़ वाइज रिपोर्ट में जाके। तो ये सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ थी।
उसके बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो पार्ट हैं, एक सेल अपॉर्चुनिटी है, एक सर्विसेज है। सर्विस बेसिकली अगर आपकी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, वो प्रोडक्ट है जिसकी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी, तो फिर आपको सर्विस मॉड्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है। या जैसे कि कुछ बेसिकली कॉल सेंटर से रिलेटेड जो ये जो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, तो उसमें वो यही होता है ना कि उनको कॉल आती है किसी से रिलेटेड, जो भी कस्टमर की क्यूरी होती है वो रिकॉर्ड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट उन्होंने हमसे ख़रीदा, उन फ़िलहाल कस्टमर को क्या इशू आ रहा है, और आप क्या करते हो, आप असाइन कर देते हो कोई टेक्नीशियन या कोई बंदा जो उसकी क्यूरी को देखेगा। तो बेसिकली हम जो भी कस्टमर हमें कांटेक्ट करेगा, क्यूरी लिखवाएगा, उसकी क्यूरी के नोट करने से लेके उसके जो भी सॉल्यूशन बनाने तक की जो भी, और एंड पे उसको रिजॉल्व करने तक, इन सब चीज़ें ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं, ताकि हम भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसका जो सिलसिला स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आपको इसकी लॉजिक समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक प्रोडक्ट बना के फिर उसकी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, ताकि उसकी, वैसे तो इसके नोट्स भी हैं और मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा सर्विस मॉड्यूल के, ताकि आपको उसमें आइडिया हो जाए कि कैसे इसको लेके चलना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एक हम जल्दी से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट्स से कि मैं कोई इन्वेंट्री में जाके, मास्टर डाटा में जाके कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद आपने एक काम करना है। आपने जो मैनेज आइटम है ना, इसको लाजमी सीरियल वाइज करना है कि देखो, जिनकी भी आइटम को आपने फ्यूचर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है ना, ऐसे जिनकी वारंटी वगैरह होती है, उनको आपने सीरियल वाइज असाइन करना है। क्यों सीरियल क्यों असाइन करने हैं बंदे, मैं आपको इन्वेंट्री के मॉड्यूल में पहले बता चुका हूँ कि एक तो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, दूसरे जिनकी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो आपके पास केस आ गया जी कि आप यहाँ पे एक एलईडी सैमसंग की एक इन्वेंट्री आइटम को आप कर रहे हो। अच्छा, दूसरा काम क्या करता है, लेट्स परचेज इसको कर लेते हैं अपने सिस्टम में ना, किसी भी वेंडर से ये वाली अपने सिस्टम में ले आते हैं, क्योंकि हमने परचेज तो करनी है। तो मैं यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करता हूँ। आइटम में यहाँ से मेरे पास एलईडी है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी लेट से मैं इसकी 5 ले लेता हूँ। यूनिट प्राइस लेट से मैं इसकी 60,000 ले लेता हूँ। और इसको मैं अगर ऐड करना है तो पहले मैं इसकी डेट ले लूँ, इसको ऐड कर देता। तो अब हमारे सिस्टम में सैमसंग एलईडी अब आ गई, लेकिन क्योंकि मैंने इसको कहा हुआ है कि ये सीरियल वाइज असाइन है, तो जब मैं बोलूँगा कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से पहला मेरा पॉइंट शुरू हो जाता है। और हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री का मॉड्यूल में कि कैसे असाइन करना है, तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जल्दी से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक में जाओ, सीरियल नंबर में जाके यहाँ से स्ट्रिंग बनाऊँगा मैं, ठीक है जी। और यहाँ से मैं 01 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं नंबर कर दूँगा, और नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजिंग में कर दूँगा। ये सारा हमने काम पहले किया हुआ है। जिनको नहीं समझ आ रही अभी, वो इन्वेंट्री के मॉड्यूल में दोबारा वापस जाएं और जाके रेफ़र करें हमारे सीरियल और बैच वाइज वीडियो को। तो ये करके मैंने अपडेट कर दिया कि जो मैंने 5 आइटम लिए उनको मैंने सीरियल लगा दिए। इसको मैं ओके कर दूंगा जी, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो अब मैंने अपने पास सीरियल वाइज नंबर जो भी 5 एलईडी थी मैंने उठा ली हैं, उनको सीरियल असाइन किया है, क्योंकि मैं जब बेचूंगा तो मैंने इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और आफ्टर सेल सर्विस जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो इसका मतलब है कि जी मुझे उसको ट्रेस आउट करना पड़ेगा। तो एक सेटिंग आपने और करनी है। एक तो सेटिंग क्या माइंड में आई कि जब मैं इन्वेंट्री आइटम बना रहा था तो सीरियल वाइज रखना है उसको। उसके बाद परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन जनरल सेटिंग्स में, और यहाँ से मैं जाऊँगा इन्वेंट्री के टैब में।
और कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड हमने जब बनता है तो इन्वेंट्री के टैब में हूँ, मेक श्योर कि दिस इज़ चेक ऑटो क्रिएट कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड, कि जब भी मैं इशू करूँगा वो वाला आइटम जो सीरियल वाइज मैनेज होगा, उसके बेस जब भी मैं सेल करूँगा तो मेरा एक इक्विपमेंट कार्ड जनरेट हो जाएगा। इक्विपमेंट कार्ड ऐसे ही समझो जैसे आपको मोबाइल ख़रीदते हो या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदते हो, उसके साथ वारंटी कार्ड होता है, तो सिस्टम भी हूबहू ऐसे का वारंटी कार्ड, उसमें कस्टमर नंबर, उसमें जो भी आइटम ख़रीदा उसकी डिटेल, ठीक है जी, जो भी हमने वारंटी है उससे स्पेसिफिकेशन, वो सारी आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये चीज़ आपकी चेक होनी चाहिए और आपने इसको ओके कर देना है। अब लेट से हम उसको बेचते हैं, तो हम AR इनवाइस बनाते हैं, किसी भी कस्टमर को मैं भेज देता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ ठीक है जी, एंडरसन है, इसको मैं बेच रहा हूँ और बेच भी मैं इसको सैमसंग की LED रहा हूँ और मैं एक क्वांटिटी में उसको बेच रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसको कोट कर रहा हूँ 75,000 और ये डॉलर्स में चली गई। खैर अच्छा, क्योंकि वो मैंने बिज़नेस पार्टनर की करेंसी वही रखी हुई है, तो खैर अभी हम प्राइस यूनिट प्राइस उस पर नहीं जा रहा है। आपने इसको 75,000 करके ऐड कर दिया, लेकिन अभी ऐड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इसको सीरियल वाइज तो देना है कि बेच रहा हूँ, लेकिन कौन सा बेच रहा हूँ, तो मैंने कहा ये जो पहले वाला था वही मैं बेच रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया, ओके कर दिया, फिर ऐड कर दिया, तो मेरे पास AR इनवाइस सेव हो गया। अब मैंने कहा था कि जब भी मैं एक ऐसा इन्वेंट्री आइटम बेचूं जो कि सीरियल वाइज असाइन हो, तो मेरा इक्विपमेंट कार्ड बन जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि बना है कि नहीं। कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड में गया तो ये देखो सैमसंग का जो मैंने LED बनाई है, सॉरी अभी मैंने जिसकी एयर इनवाइस बनाई है उसका इक्विपमेंट कार्ड भी बन चुका है उस कस्टमर के लिए, ठीक है जी। तो वो जो सेटिंग्स थी मैंने उसको आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड बन गया। अब हमने सेल तो कर दी उसको, अब बात आती है कि आफ्टर सेल सर्विसेज आपने उसको असाइन करनी है। वो जब आपको कॉल करेगा, मे बी उसको लेट से कोई डिस्प्ले का इशू आ रहा है, तो अब आपने उसके साथ डीलिंग करनी है, वो आपको कॉल करेगा और आपको वो डिस्प्ले का इशू है। तो एट द सेम टाइम अभी लेट से कि आपने एक इक्विपमेंट कार्ड उसको जनरेट कर दिया, बिल्कुल एट द सेम टाइम आपने एक और काम करना होता है, आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट करना होता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है आप लोगों के बीच में। अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में होता है कि जो जो आइटम वो ख़रीद रहा है उसकी बेस पे आपको वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हम करें। तो जब भी हम सेल्स करेंगे, सेल्स के बाद इक्विपमेंट कार्ड तो खुद ब खुद बन जाएगा क्योंकि मैंने सेटिंग किया है, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे, यहाँ से वो वाला कस्टमर उठाओगे जिसके साथ आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है जी। बाकी चीज़ें वो कॉन्टैक्ट पर्सन जैसे आगे हैं वो बिज़नेस पार्टनर मॉड्यूल में आएगा। अगर मैं इसकी स्टार्ट डेट बता दूं कि इसके साथ सेम लाइक आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट, कुछ डिटेल्स हमने दी थी, डिस्क्रिप्शन इसके साथ दे दो कि जो भी वारंटी आपकी उसकी बेस पे है नेचुरल, सर्विस टाइप आपकी क्या होगी, सर्विस टाइप भी वारंटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो भी आपने सीरियल वाइज साइन करना है, टेम्पलेट अभी मैंने इसका नहीं बनाया, रिस्पांस डेट क्या होगा, मैं कहता हूँ 1 डे है, और इसके बाद 1 डे और जो भी 5 आवर्स का मैं उसको दे देता हूँ सिस्टम। तो ये बेसिकली मैं उसके साथ अपनी डिटेल बता रहा हूँ। ओनर जो भी है इस डॉक्यूमेंट बनाने वाले का वो मैं साइन कर दूँगा जैसे मैं खुद हूँ, अपने लॉगिन से मैं बना रहा हूँ। उसके बाद अगर इसको रिन्यू कराना है तो वो भी करवा सकते हो, इसकी रिमार्क्स को एक्स्ट्रा देने हैं। आइटम बहुत ज़रूरी है, आइटम नंबर आपको पता है, मैंने इसको सेल किया एंडरसन को एक आइटम, तो अभी के लिए उसको सीरियल वाइज साइन किया है, तो मैं देखूँ आइटम कौन सा, सैमसंग, ये मैं उठाता हूँ आइटम, ठीक है जी। तो वो जैसे उठाऊंगा ना वो सिर्फ वही सैमसंग 1 नहीं उठा रहा है, ये वाला, ठीक है, स्टार्ट डेट 1 सीरियल वाइज, यहाँ पे मैं उसको सीरियल नंबर भी लगाना है। ये सीरियल वाइज देख के कौन सा सीरियल है जो मैंने एक ही, इसको वो खुद ही एक ही उठाएगा। देखो आपने सीरियल तो बहुत सारे बनाए हुए हैं ना, 5 बनाए हुए हैं, लेकिन बेचा तो एक है, तो फ़िलहाल तो वही आएगा सिर्फ, ठीक है जी। ये करने के बाद आप कवरेज बता दो कि कब कब अवेलेबिलिटी होगी हमारी, तो डेज़ आप जो भी आपने यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हो, टाइमिंग चेंज करना चाह रहे हो, अगर आपने ट्रैवल है बीच में, कुछ पार्ट्स की वारंटी डाल रहे हो, हॉलीडेज़ शामिल करना है वो बीच में डाल सकते हो।
अटैचमेंट बेसिकली अगर आपका कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है तो उसको स्कैन करो, ब्राउज़ करो और इसके साथ अटैच कर दो। सर्विस कॉल अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सर्विस कॉल इसकी कैसे जनरेट होती है। तो ये करके आपने एंडरसन का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब आपकी बेस बन गई है, इन्वेंट्री आपने ख़रीदी, बनाई, सर्विस उसको आपने सीरियल नंबर असाइन किया, फिर आपने उसको ख़रीदा, फिर आपने उसको कस्टमर को बेचा, कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड क्रिएट कर दिया, फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपने बना दिया। यानी कि 2 काम आपके हो चुके हैं। ठीक है जी। अब आपके पास ना एक जनरल कॉल आती है कि जी उस थोड़े अरसे बाद कि जी मुझे ना फेसिंग इशू इसमें आ रहा है कि इसमें कुछ डिस्प्ले का इशू आ रहा है, आपने जो एलईडी हमें बेची है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से कस्टमर उठाऊँगा, किस कस्टमर से मुझे मिली है। अच्छा, ये अब क्या कह रहा है, वार्निंग नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट फॉर द कस्टमर। हालांकि मैंने एंडरसन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसको और उसको मैंने अप्रूव नहीं किया होगा। ये देखो स्टेटस उसका ड्राफ्ट ही है, इसको मैं अप्रूव कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा सर्विस कॉल दोबारा से जब मैं उठाता हूँ और एंडरसन अब मैं सेलेक्ट करूँगा जब यहाँ से, तो अब होपफुली हमें वो नहीं बोलेगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी, अभी हमें पता है इसका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाद फिर वही सारे काम है, जो भी सर्विस कॉल है, अब वो हमें कॉल कर रहा है। ऐसे समझे कि आप फ़ोन कॉल पे हो, अब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इनपुट कर रहे हो। अच्छा जी, फ़ौरन कौन सा बात कर रहे हैं? ये एंडरसन बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने उठा लिया। हाँ जी, क्या ख़रीदा था? ये था। उसका सीरियल नंबर क्या था जी? ये मुझे सीरियल नंबर बता दें। ये सीरियल नंबर था। अच्छा, तो ये आपने सीरियल नंबर उसका उठा लिया। ठीक है, बाकी चीज़ें उसने कॉन्ट्रैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स वगैरह ख़ुद बता दी। ओरिजिन क्या है जी? टेलीफोन पे बात हो रही है। प्रॉब्लम टाइप क्या है जी? डिस्प्ले मैंने बना के रखा हुआ है, अदरवाइज़ आप यहाँ से डिफ़ाइन न्यू करोगे और यहाँ पे डिस्प्ले लिखो, डिस्प्ले इशू लिख के इसको आपने कर देना। तो मेरा डिस्प्ले का इशू आ रहा है जी, तो मैं इसको लिखूँगा डिस्प्ले। कॉल टाइप क्या है जी? वारंटी क्लेम कर रहा है या जो भी है। टेक्नीशियन आपने असाइन करना है इसको अब। ठीक है जी। टेक्नीशियन के लिए फिर आप अगले हमारा जो मॉड्यूल है एचआर से रिलेटेड, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नया एम्प्लॉय कैसे ऐड करना है। बहरहाल ये मैंने एक ऐड किया हुआ है, फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि एक नया एचआर की जो भी वीडियो नेक्स्ट हमारी आ रही है उसमें आप देख लो कि हमने एम्प्लॉय कैसे बनाया। एम्प्लॉय बना के उसको हमने डिफरेंट ड्यूटीज़ और स्पेसिफिकली रोल, जो रोल वाला सेक्शन है ना, उसमें हमने टेक्नीशियन बनाना है। तो खैर स्पेसिफिकली जब मैं वो आप देखोगे ना वीडियो, तो उसमें मैं ये बताया हुआ है यही अबरार कुरैशी बना के जो उसका रोल है मैंने टेक्नीशियन असाइन कैसे किया। तो मेक श्योर यहाँ पे जो आप सेल एम्प्लॉई बताओ उसका जो रोल है ना, जाके उसके एचआर डाटा में, जैसे ये मैंने बनाया वो आप यहाँ से खैर देख ही लो कि ये मैंने एम्प्लॉई इनपुट डाटा बनाया है। और यहाँ से जो मैं इसका मेंबरशिप में जाऊँगा और जो रोल होगा ना वो यहाँ से मैं टेक्नीशियन डिफ़ाइन कर लूँगा, जो मैंने वहाँ पे भी किया हुआ। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप उसको डिफ़ाइन न्यू करके जो भी आपने रोल है वो उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप इस तरह से एक टेक्नीशियंस को असाइन कर दी इस बंदे को इस। ठीक है जी। अगर आप इसको हैंडल कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर आपने क्यू में रखना है तो आप क्यू में उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे क्यू की एक लिस्ट बना लो कि जी मैंने उसको क्यू में रख लिया है, लेकिन इश्यूज़ कौन से हैं, किस क्यू में हैं। अगर मैं मिसलिनियस में डाल दूँ फ़िलहाल इसके लिए, अगर आपने स्पेसिफिकली बनाना है तो वो भी बना सकते हो। ठीक है जी। रिस्पांस और रेजोल्यूशन जो आपने बताया हुआ है कि टाइम के हिसाब से, वो आप यहाँ से देख सकते हो। रिमार्क्स अगर आपने कुछ लिखना है वो लिख दो, जो भी उसके साथ आपकी डिस्कशन हुई हैं। एक्टिविटीज़ अभी आपने उसमें कोई परफॉर्म नहीं की। सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बंदे उसके लिए है जो फ्रंट एंड पे कॉल रिसीव कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा टेक्निकल बंदा भी है तो आप बजाय इसके कि कस्टमर को कुछ ऐसी क्यूरीज भी होती है ना, जैसे आप समझो इस एग्जांपल में तो फिट नहीं बैठ रहा कि एलईडी जो है वो तो प्रॉपर बंदा जाएगा देखेगा, लेकिन जैसे आप समझो कॉल सेंटर में आप कॉल करते हो, आपका इंटरनेट की डिवाइस काम नहीं कर रही, तो वो आपको कॉल करता है जी मेरी इंटरनेट की डिवाइस काम नहीं कर रही, तो आप उसको क्या बताते हो? आप कहोगे जो भी वह बंदा होता है
तो वो आपको बताएगा जी आप ऐसा करो, इसको एक दफ़ा टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करो, कुछ ऐसी लॉगिन बताता है, यहाँ से लॉगिन आप करो, दोबारा से अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करो, ऐसे सोल्यूशन बता रहा होता है आपके। तो उनके पास ना ऐसी क्यूरीज़ की सोल्यूशन बने होते हैं। तो इसी तरह अगर आपका ऐसा आइटम है जिसकी आपको क्यूरीज़ आती हैं और आपके पास कुछ सोल्यूशन है उसका ऑलरेडी मौजूद है, तो आप फ़ौरन ही उसको बताना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हो। तो लेट से आप उसको, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो मैं रेकमेंड करूँ, मैंने ये जो सोल्यूशन नॉलेज बेस है ना उधर आपको ले जाएगा ये। तो अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे अगर कोई सोल्यूशन बना हो, तो मैंने बनाया हुआ था इधर रिप्लेस द, ये आप बना सकते हो सोल्यूशन। ऐसे समझो मैं सोल्यूशन नॉलेज बेस में आ गया, यहाँ से मैंने उठाया आइटम, सोल्यूशन बताया, सॉरी सिम्टम बताया कि डिस्प्ले इशू है, मैंने कहा जी डिस्प्ले पैनल चेंज करना है, यहाँ पे कॉल बता के फॉल्टी पैनल मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये सोल्यूशन अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी मुझे कस्टमर कॉल करेगा ना, मैं यहाँ से जाके देखूँगा सोल्यूशन क्या है, अच्छा यार ये तो है, सोल्यूशन तो ये है कि वो मुझे कॉल करके कह रहा है, तो मैं उसको कहूँगी इसका डिस्प्ले पैनल चेंज होने वाला। बाकी हमने करना है उन्होंने करना है वो तो अलहदा बात है, खैर उसमें आप वो देख सकते हो। ठीक है, एक्सपेंसेस कोई आपकी डिटेल आ रही है तो उसमें आप एक्सपेंसेस हम फ्यूचर में जाकर उसमें बता सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन हो गई, यहाँ से आप उसको रिमार्क्स दे सकते हैं कि इफ़ द स्टेटस इज़ क्लोज्ड, ठीक है जी, तो इसका मतलब है दिस इज़ रिजॉल्व्ड, तो उसकी रेजोल्यूशन में जो जो चीज़ें आई हैं वो आपको बता सकता है। हिस्ट्री में आपको वो बताएगा, अगर आपने उसका प्रीवियसली इसने आपको कॉल की थी और उसकी प्रीवियस कोई भी हिस्ट्री है तो वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपको, अगर आपने इसका सब्जेक्ट जो हमने नहीं लिखा था तो हम ऐसे ही वारंटी क्लेम कुछ ऐसे करके लिख देते हैं अपना, सही है जी। तो बेसिकली ये आपका स्टेटस इसका ओपन आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने असाइन किया, मैं क्यू में नहीं डाल रहा, मैं इसको हैंडल बाई एक कर रहा हूँ कि मैं इसको आगे से टेक्नीशियन, अब मैं इसको देख रहा हूँ, अब मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं आगे जो टेक्नीशियन है उसको कॉल करके बताऊँगा कि जी फलाना बंदा है, उसको जाके आप अप्रोच करो और जाके ये उसकी जो भी क्यूरीज है वो सॉल्व करो। ठीक है जी, तो इसको ऐड कर दो आप, ऐड करके आपकी जो सर्विस कॉल है वो इसके साथ आपकी अटैच हो जाएगी। अब जब भी आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट देखना है इसी आपके कस्टमर का, तो ये आप देख सकते हो कि अगर इसमें सर्विस कॉल लगाऊं तो ये सर्विस कॉल इसके साथ आ रही है और वो उसका स्टेटस क्या है, ओपन है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी सर्विस कॉल, अब इस पे आगे वो जो भी वर्किंग करेगा, जैसे ही वो वर्किंग करके आता है आके उस पर काम करता है और दोबारा इसको ओपन करता है सर्विस कॉल को, और यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन देता है और यहाँ से उसको स्टेटस पेंडिंग में है या अगर हो जाता है तो उसको क्लोज़ करके आपकी जो सर्विस कॉल है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो होपफुली अब आपको ये सारा समझ आ गया, सर्विस कॉल, कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और सोल्यूशन नॉलेज बेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक बनाया था, आप भी कोई भी बनाना चाह रहे हो, अगर प्री डिफाइंड आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है, प्रीवियस हिस्ट्री आपको पता है, इस तरह के आपके पास इश्यूज़ आते हैं तो आप वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, तो बेसिकली इस तरह से आपकी सर्विस बनती है। इसकी रिपोर्ट्स, सर्विस फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हम तो चंद एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्विस कॉल्स। अगर मैं सर्विस कॉल्स देखूँ तो हमें कौन कौन सी सर्विस कॉल आई हैं, पीरियड सेलेक्ट करो तो ये देखो हमें कौन कौन सी सर्विस कॉल रिसीव हुई हैं उस सर्टन पीरियड के अंदर। ठीक है जी, तो वो देखनी है। अगर आपने उसको फ़िलहाल मैंने क्यू में कोई भी नहीं रखी, मे बी इससे पहले कोई था उमैर का मैंने बनाई थे तो वो मैंने क्यू में रखी है, यानी कि जो वाली सर्विस कॉल्स आप यहाँ से मैनेज हैंडल्ड बाय ये इसको हटा के क्यू में रखोगे ना तो वो फिर आपको वो रिपोर्ट मिलेगी। तो यानी कि जब आप सारी कॉल से आप फ्री हो जाओगे तो आप देखोगे अब क्यू में क्या है, तो आप देखोगे क्यू में एक मेरी कॉल पड़ी है, तो आप इसको अब असाइन करके इसको आप क्लोज़ कर सकते हो। रिस्पांस टाइम बाय असाइन टू, कि किसको मैंने असाइन किया और उसने कितना टाइम लगाया, तो जितने जितने एम्प्लॉयज़ को, अभी तो मैं सिर्फ उसको देखी जा रहा हूँ कि एक ही बंदे को मैंने क्यू में नहीं डाला। रिस्पांस टाइम में अपना देखूँगा कि इसको मैंने बस उनसे फ़ोन सुना और उनको फ़ौरन ही सलूशन बता दिया और उसको हल कर दिया। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अभी पास मेरे पास कौन कौन से बने हैं, किन किन कस्टमर्स के बने हुए हैं, उनकी डिटेल आप देख सकते हो। हमने लास्ट में एंडरसन बनाया, स्टेटस इसका प्रूव है, जो पीरियड है, इसका रेजोल्यूशन टाइम मैंने क्या रखा हुआ है। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की जो जो हिस्ट्री है वो यहाँ से आप देख सकते हो। कस्टमर इक्विपमेंट कार्ड मेरे पास कौन कौन से बने हुए हैं वो आप देख सकते हो कस्टमर वाइज।
ठीक है जी, सीरियल वाइज असाइन किए हुए हैं जो भी मैंने उसको। तो ये भी आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से कस्टमर रिक्रूटमेंट कार्ड बने हुए हैं। तो एक जस्ट समरी है उनकी। उसके बाद आप अपनी सर्विस को मॉनिटर कर सकते हो। हाँ, ये लाइव डाटा होता है बेसिकली। कॉल सेंटर्स में या ऐसे जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैनेजर लेवल के टाइप के लोग होते हैं या दूसरे जो भी सर्विसेज सीआरएम को देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि यार हमारे पास अभी ओपन सर्विसेज कॉल कितनी है ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब है कि जो आपने स्टिपुलेटेड टाइम बताया हुआ है उससे बढ़ गया तो वो कितने में हो रहा है। तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि जी मेरे पास क्या स्टेटस चल रहा है। अभी हमारे पास ये नज़र आ रही है कि हमने अभी एक कॉल बनाई है तो उसी पे अभी काम हो रहा है। बेसिकली ये आपका लाइव डाटा होता है जो जो आप सिस्टम में, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे लोग बैठे हैं, सर्विसेज पुट किए जा रहे हैं, कॉल्स को पुट किए जा रहे हैं, कुछ असाइन करते जा रहे हैं, कुछ रिजॉल्व करते जा रहा है। तो ओवर ड्यू और जो आपकी पाइपलाइन में कॉल्स हैं उनकी वो डिटेल आपको बता देता है। यहाँ पे फिर वही बात है माई सर्विस कॉल्स कि मैंने अब इसमें तो मैंने सारी ख़ुद को असाइन की हुई थी, जिस वजह से वो सारी सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ में मैंने सेल एम्प्लॉय को की थी, इस वजह से वो वहाँ पे मेरी नहीं आ रही थी। लेकिन इस लॉगिन से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे आपको सर्विस, ओपन और ओवरड्यू तीनों की कॉल्स की आएंगी कि मेरे पास अभी ओपन कौन सी हैं जिन पे मैंने अभी एक्शन रखना है। ओवरड्यू का मतलब है अलार्मिंग सिचुएशन, अभी मेरे पास कुछ ऐसी हैं जो मैंने कहा था कि एक दिन के अंदर सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट्स ओवरड्यू हैं, नहीं हुई। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स जो चंद एक रिपोर्ट्स हैं इसमें से देख लेते हैं। बेसिकली सीआरएम का मकसद ही यही है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो। अब सैप ने कुछ तरीक़ों से अपने चीज़ें निकाली हैं कि वो आप प्रॉपर एक वे के थ्रू चलो, जैसे कि इन्वेंट्री आइटम बनाते हो और सेल करते हो, साथ ही उसकी सीआरएम से साथ अटैच हो जाता है। कैसे? कस्टमर रिक्रूटमेंट कार्ड बनने से। फिर आप साथ में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बना देते हो उसी का, फिर और अगर कोई सलूशन ऑलरेडी आपके पास हैं वो बना देते हो। अब ये आपकी बेस बन चुकी है। अब जैसे ही कोई भी कस्टमर आपको क्यूरीज़ के हवाले से कॉल करेगा तो सर्विस कॉल को पकड़ना है आपने, सर्विस कॉल में डाटा इनपुट करते जाना है और जो भी रिलेटेड बंदा है उसको असाइन करते जाओ, उसकी क्यूरीज़ नोट करते जाओ। जैसे ही वो सॉल्व होती हैं आप उसको रेजोल्यूशन दे के आप उसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ये तो था हमारा सीआरएम मॉड्यूल। अब मैंने आपको डिटेल में दोनों मॉड्यूल इसके बता दिए हैं, सेल अपॉर्चुनिटीज़ भी और सर्विस मॉड्यूल भी। अब नेक्स्ट में हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर मॉड्यूल से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि वो सैप में कैसे काम करती हैं।